हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो हम लोग इस चैप्टर के जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। आप लोगों को यदि कहीं पे डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग को और भी चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज जानकारी चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारे चैप्टर से रिलेटेड आपको वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगर आप लोगों को जो क्वेश्चन समझ में ना आए या जो क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप जरूर पूछेगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। आपके पास यहाँ पे दिए गए डेटा है और इस डेटा के अनुसार आपको बताना है कि कौन से विधि को अपनाएंगे पृथक पृथक करने का मतलब अलग करने के लिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा, फर्स्ट का एक क्वेश्चन में कहा गया है कि सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में आप कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें आपका वाष्पीकरण विधि का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप इसका उत्तर करेंगे वाष्पीकरण विधि। बी में कहा गया है कि अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करना है। अमोनियम क्लोराइड को किससे पृथक करना है? सोडियम क्लोराइड को तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करना है। तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए आप ऊर्ध्वपातन विधि का इस्तेमाल करेंगे। और आप सभी को पता है कि ऊर्ध्वपातन विधि क्या होता है। इसमें वो प्रक्रिया होता है जिससे ठोस से सीधे गैस और गैस से सीधे ठोस की अवस्था में परिवर्तित की जाती है या चेंजिंग आता है। ठीक है, और वाष्पीकरण में आप तो समझ रहे हैं कि वह टेम्परेचर होना चाहिए जिस पर कोई भी द्रव क्या हो जाए, उबलना शुरू कर दे, वाष्प के रूप में परिणत होना शुरू कर दे, उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। सी में देखिए कहा गया है कि धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में। यानी देखिए कार के इंजन ऑयल कहने का मतलब क्या है, तो आप समझ पा रहे हैं। कार के इंजन ऑयल में आप देखेंगे तो मोबिल जिसको कहा जाता है, तो उससे आपको करना है। तो कौन से विधि का इस्तेमाल करेंगे? छानना विधि। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास बाइक है या आपके घर में कोई मशीन वाली चीज है, तो उससे जो मोबिल निकलता है उसमें अगर नट बोल्ट गिर जाता है तो हम लोग उससे क्या करते हैं, छान करके नट बोल्ट को अलग कर लेते हैं और मोबिल को अलग कर लेते हैं। ठीक है, दही से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है? तो दही से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे इसका क्या उत्तर बन जाएगा? अपकेंद्रन। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ई जिसमें कहा गया है कि जल से तेल निकालने के लिए आप किस विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो जल से तेल निकालने के लिए आप पृथक्करण कीप का जो विधि है उससे आप इसकी सहायता लेंगे। चाय की पत्तियों को पृथक करने में छानने की विधि का इस्तेमाल किया जाएगा। बालू से लोहे की पीनों को पृथक करने में, जैसे बालू है और उसमें पिन गिर चुका है तो आप कौन से विधि का इस्तेमाल करेंगे? तो उसे चुंबकीय जो विधि है उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे वो लोहे का जो पिन है वो चुंबक में सट जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा, पृथक हो जाएगा। भूसे से गेहूं के दाने को पृथक करना, तो ये कौन सा होता है? ओसाई विधि या इसे फटकन विधि के नाम से जाना जाता है। कौन सा विधि? ओसाई विधि। ओसाई में क्या होता है, गेहूं के दाने को एक ऊंचाई से गिराया जाता है और पास में हवा के जैसे फैन वगैरह लगा दिया जाता है, जिससे गेहूं के दाने जो भारी चीज है वो नजदीक गिर जाता है और जो हल्का चीज हो गई वो क्या हो जाता है, दूर चला जाता है। इससे गेहूं के दाने अलग हो जाते हैं भूसे से। अगला है पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने में। देखिए पानी में तैरते महीन मिट्टी के कण को आप कैसे निकालेंगे? निस्यंदन या छानने की विधि। निस्यंदन या छानने की विधि। उसकी पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में ये कौन सा हो जाएगा? क्रोमेटोग्राफी विधि। कौन सा विधि? क्रोमेटोग्राफी विधि। ये सारे प्रश्नों का उत्तर आप यहाँ पे कर लिए फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है चाय तैयार करने के लिए, यानी आपको चाय बनाना है, कोई मेहमान आ चुका है और उसके लिए आपको चाय बनाना है। तो चाय बनाने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? इसमें विलायक, विलायक, विलयन, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुले जिसको फिल्ट्रेट कहते हैं, तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करना है।
तो आइए इन सारे शब्दों का प्रयोग करके हम लोग चाय बनाते हैं, गर्मा गर्म चाय बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, चाय तैयार करने के लिए निम्न चरणों का प्रयोग करना होगा, जिनमें से सबसे पहला जो चरण आएगा वो ये आएगा कि सबसे पहले आप एक कप क्या लेंगे, विलायक लेंगे। विलायक कहने का मतलब जल लेंगे, और विलायक क्या होता है, जो अपने में किसी चीज को घुला ले उसे हम क्या नाम देते हैं, विलायक। तो एक कप क्या लेंगे, विलायक लेंगे, जल लेंगे और इसे गर्म करेंगे। गर्म किससे करेंगे, तो आग से गर्म करेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में क्या है, अब इसमें 1 चम्मच बिल्ले यानी चाय पत्ती डालेंगे। क्या डालेंगे, 1 चम्मच क्या डालेंगे, बिल्ले डालेंगे, चाय पत्ती। बिल्ले क्या होता है, जो मिल जाए, ठीक है। उसके बाद बिल्ले चाय पत्ती का घुलनशील भाग जल में घुल जाएगा। क्या हो जाएगा, जल में घुल जाएगा, और जो जल में घुलेगा उसे क्या नाम दिया जाता है, घुलेर नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें चाय पत्ती क्या हो जाएगा, घुलनशील भाग जल में घुल जाएगा। फिर 4 पॉइंट में आप क्या करेंगे कि जो विलायक यानी जल और बिल्ले चाय पत्ती से जो बना विलयन है उसको उबालकर छननी से अघुलनशील अवक्षेप जिसे अवशेष कहा जाता है उसको निकाल लेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो जल और चायपत्ती से आपने क्या किया था, एक विलयन तैयार किया था, उसको गर्म किया था, और गर्म करने के बाद आप क्या करेंगे, चायपत्ती को जो अघुलनशील चीज अवक्षेप है, चाहे वो चायपत्ती हो चाहे उसमें आप अदरक डाले हो, ये सारे चीज को क्या करेंगे, अवशेष के रूप में बाहर निकाल लेंगे। और 5 नंबर में क्या करेंगे, गुल्लेर जो फिल्ट्रेट जिसमें दूध चीनी से मिलकर जो बना विलयन है, यानी विलयन कौन सा बनेगा, चाय, वो तैयार हो जाएगा और आप उस चाय का लुक ले सकते हैं, आप उस चाय का आनंद ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप चाय को बना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। इसको अगर सिर्फ वीडियो देख लेंगे और अच्छे से नहीं समझेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसलिए आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहता है कि प्राज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। यानी यहाँ पे प्राज्ञा के द्वारा 3 अलग अलग टाइप के, ठीक है, घुलनशील पदार्थों को लिया गया है, जिसमें आप देखेंगे इनका टेम्परेचर यहाँ पे तापमान केल्विन में दे रखा है। ये आपका 283 केल्विन, 293 केल्विन, 313 केल्विन और 333 और 353। और इसमें अगर हम पदार्थ की बात करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, एक में पोटेशियम नाइट्रेट है, फिर सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड है। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं और कुछ अलग अलग विलेय पदार्थ दिए गए हैं और इनसे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट में कहा गया है कि 50 ग्राम जल में, कितने ग्राम जल में, 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो टेम्परेचर दिया गया है, तो 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। तो सबसे पहले जो जो पॉइंट लिखा है उससे हम रिलेटेड बात करते हैं। जैसे 313 केल्विन, अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका 313 केल्विन। फिर पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये आपका फर्स्ट में है पोटेशियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे 313 केल्विन में देखेंगे कि पोटेशियम नाइट्रेट का जो विलेयता है वो कितना दे रखा है, यानी विलेयता या घुलनशीलता ये आपका 62 ग्राम दे रखा है। तो हम भी यहाँ पे लिख लेंगे कि 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट की घुलनशीलता या विलेयता 62 ग्राम है। अर्थात इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर 100 ग्राम जल में 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट मिला है, इसका कहने का यही मतलब है कि अगर आपके पास 100 ग्राम जल है तो उसमें से 62 ग्राम क्या है, तो 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट है। और हमको निकालना क्या है, तो 50 ग्राम जल में, तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि इसलिए 50 ग्राम जल में कितना इसकी मात्रा हो जाएगी, तो टोटल आया कितना 100 ग्राम में 62 बटा कितना 100 मल्टीप्लाई 50। अब इसको काट देंगे, 50 दूना 100, तो 2 कहाँ जाएगा नीचे, ठीक है। और फिर इसको काट देंगे तो 31 दूना 62, यानी कितना आ जाएगा, 50 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट का विलेय है तो ये आपका 31 ग्राम आ जाएगा। तो यही उत्तर हो जाएगा कि इसमें कितनी पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी 50 ग्राम जल में, तो 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी, जो यहाँ पे 62 ग्राम दे रखा था।
उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हम आगे इसी का बी पे। तो देखिए इसी के बी में कहा है कि प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के ताप पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, जरा स्पष्ट कीजिए। देखिए फिर से वही यहाँ पे आपको यहाँ पे फिगर दे रखा है और जिसमें आपको पहले भी दे रखा था, तो इसी चित्र के माध्यम से हम लोग आंसर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बात किया गया, 353 केल्विन। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे देखेंगे, यहाँ है आपका 353 केल्विन। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन को कमरे के तापक्रम, और कमरे का तापक्रम कितना होता है, तो लगभग में 293 केल्विन होता है, तक ठंडा होने के लिए छोड़ देने पर धीरे धीरे ठोस पोटेशियम क्लोराइड पृथक हो जाएगा। यानी यहां से क्या हो जाएगा, विलयन से ये जो पोटेशियम क्लोराइड है वो बाहर होने लगेगा। यदि 353 केल्विन पोटेशियम जो क्लोराइड है उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे ठोस के रूप में पोटेशियम क्लोराइड पृथक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ताप घटने पर द्रव में ठोस की घुलनशीलता क्या होती है, घटती जाती है। यानी जैसे जैसे तापमान को आप घटाएंगे वैसे वैसे द्रव में ठोस की जो घुलनशीलता है वो घटती जाएगी, यानी वो घुलने के लिए बंद कर देगी और वो ठोस रूप में पृथक हो जाएगी या बाहर निकल जाएगी। यही वह क्या करेगी, अवलोकित। ठीक है, समझ गए होंगे। अब बढ़ते इसी का सी पे। तो सी में कहा है कि 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन कीजिए। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। तो आइए बारी बारी से सभी का आंसर जानते हैं यहाँ पे कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले लिखा 293 केल्विन। अगर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता की बात करें, अब यहाँ पे आ जाते हैं 293 केल्विन। ये हम लोगों का 293 केल्विन रहा, जिसमें आप देख पा रहे हैं पोटेशियम नाइट्रेट कितना है, 32 है, सोडियम क्लोराइड 36 है, पोटेशियम क्लोराइड 35 है और अमोनियम क्लोराइड कितना है, 37 है। तो यहाँ से बारी बारी से सबों के बारे में लिख लेना है। और लास्ट में पूछा है कि इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। तो सबसे अधिक घुलनशील कौन होगा, अमोनियम क्लोराइड। क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो है वो कितना है, सबसे ज्यादा 37 है। तो हम लिखेंगे कि 293 केल्विन पर सबसे अधिक घुलनशीलता अमोनियम क्लोराइड की है। और इस तरीके से आपका आंसर है, समझ गए होंगे। अब हम आते हैं डी पे। इसका डी क्या कहता है कि तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। उत्तर में लिखना है कि तापमान में परिवर्तन से जल में लवण की घुलनशीलता परिवर्तित होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि ताप बढ़ाने पर घुलनशीलता बढ़ती है और ताप घटाने पर घुलनशीलता कम होती है। और इस तरीके से इसका सारा क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी उदाहरण भी देना है और उसके बारे में समझाना भी है। देखिए संतृप्त विलयन सबसे पहले कहा लिखने के लिए आया है। तो आइए संतृप्त विलयन के बारे में जानते हैं कि होता क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे कि वैसा विलयन जिसके विलायक में उसी ताप पर और विलय घुलाने की क्षमता नहीं होती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे नमक जल का घोल, और यहाँ पे नमक जल के घोल को हम यहाँ पे व्याख्या भी कर दिए हैं कि नमक का घोल तब संतृप्त हो जाता है जब और अधिक नमक जल में घुलना बंद कर दे। कहने का मतलब अगर आपके पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में कुछ वाटर है यानी कुछ पानी है और इसमें क्या किया गया है, तो यहाँ पे नमक का घोल तैयार किया गया है। क्या किया गया है, नमक का घोल तैयार किया गया है। और नमक इसमें कब तक घुलेगा, जब तक कि इस वाटर को यानी इस पानी को नमक को घुलाने की क्षमता होगी। और एक समय ऐसा भी आएगा जब ये अपने अंदर यानी वाटर यानी जल अपने अंदर नमक को ना घुला पाए, तो यह जो स्टेज कहलाता है उसी का नाम दिया जाता है संतृप्त। समझ गए होंगे। अब हम आते बी पे। तो बी कहता है शुद्ध पदार्थ। देखिए शुद्ध पदार्थ कहने का वो पदार्थ मतलब नहीं बनता है जो हम लोग अपने पवित्र यानी अपने धर्म के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे गंगा का जल शुद्ध है, नहा धोवा के शुद्ध हो जाना,
पूजा पाठ में शुद्ध होकर बैठना, ये बात नहीं है। शुद्ध पदार्थ का क्या मतलब है, आइए जानते हैं। तो देखिए, आपको इस तरीके से लिखना है शुद्ध पदार्थ के बारे में। शुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं जो एक ही प्रकार के कणों, कणों में कौन कौन सा आ जाएगा, परमाणुओं और अणुओं से मिलकर के बना हो। जैसे कि हाइड्रोजन एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना है, ऑक्सीजन एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, लोहा, जल, और इसमें बर्फ भी आ जाएगा। तो ये सभी क्या है, ये सभी शुद्ध पदार्थ हैं, क्योंकि ये सभी एक ही प्रकार के कणों का मिलकर बना है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के कण ही इसमें शामिल होंगे, ना कि इसमें लोहा के कोई कण शामिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आमतौर पे जो गंगा का जल है उसमें आप देखते हैं कि उसमें लवण मिला होता है, क्या मिला, खनिज लवण मिला होता है। तो ये सारे चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको समझा चुके हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या है। अब आता है आगे कोलाइड। कोलाइड क्या है, तो सबसे पहले कोलाइड को पता होना चाहिए कि यह एक क्या है, मिश्रण है। कोलाइड क्या है, यह एक मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें जो भी घुलने वाली चीज है वो पूर्ण रूप से ना घुलता है। जैसे नमक और पत्थर का, या जल और पत्थर का घोल। जल और जो पत्थर है उसको आप कभी भी घोलेंगे तो पत्थर नहीं उसमें घुलेगा। ये क्या, कौन सा हो जाएगा, विषमांगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार विलयन के कणों के आकार और निलंबन के कणों के आकार के बीच यानी मध्य में होता है। जैसे कि दूध, कोहरा, गोंद, स्टार्च का विलयन, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, कोलाइड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर आगे जो है वो आपका निलंबन है। निलंबन में क्या लिखना है, तो उसी तरीके से इसको परिभाषा दे देना है। तो आप लिखेंगे कि ऐसे विषमांगी मिश्रण में ठोस के कण बिना घुले पूरे द्रव में फैले रहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इसमें इस ठोस के कण घुलेगा नहीं, चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा। ऐसे चीज को क्या कहा जाता है, निलंबन। और इसे आप खुले आंखों से भी देख सकते हैं, निलंबन को आप खुले आंखों से देख सकते हैं। जैसे चौक का चूर्ण एवं जल का मिश्रण, यानी चौक को आपने चूर दिया और चूरने के बाद एक बोतल में रख करके पानी डाल दिया, तो आपको चौक के कण दिखेंगे कि वो गोल गोल बैठा है। गेहूं का आटा और जल का मिश्रण, आप गेहूं के आटे को आसानी से देख सकते हैं। मिट्टी एवं जल का मिश्रण, जिसमें आप मिट्टी को बहुत आसानी से देख सकते हैं। बालू एवं जल का मिश्रण, जिसमें आप बालू को बहुत ही इजी तरीके से खुले आंखों से। तो ये आपका निलंबन का परिभाषा रहा, एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करना है। तो समांगी कहने का मतलब उसमें मिल जाए, और विषमांगी कहने का मतलब उसके अंदर घुलाने की क्षमता, ठीक है। अब जैसे कि सोडा जल क्या है, समांगी है। बर्फ क्या है, तो आपका समांगी है। सिरका, छनी चाय, ये सभी समांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण में आपको लकड़ी देखने को मिलेगा, मिट्टी, और ठीक है। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए कहा गया है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पास एक कंटेनर दिया गया और इस कंटेनर में एक जल भर दिया गया। क्या भर दिया गया, जल भर दिया गया, और उसका कोई रंग नहीं था, रंगहीन था। यानी न उसका नीला पीला ऐसा कोई कलर नहीं था, रंगहीन था। और आपको बताना है कि क्या ये रंगहीन जो पानी है, जल है, क्या ये शुद्ध है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, जो पढ़े हैं, कि जल क्या है, क्योंकि एक तत्वों से मिलकर के बना है। अब आइए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे, हम जानते हैं कि समान वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध जल 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 100 होगा, और केल्विन की बात 373। तो 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर उबलता है। और अशुद्ध जल या लवण युक्त जल 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन से अधिक ताप पर उबलता है। दिए गए रंगहीन द्रव को गर्म करते हैं। यदि वह 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर उबलने लगता है तो वह शुद्ध जल है, और नहीं उबलता है तो इस कंडीशन में कहेंगे ये अशुद्ध जल है।
और इस तरीके से हम इसकी पुष्टि कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है। यानी यहाँ पे क्या बताना है, शुद्ध। और शुद्ध की परिभाषा हम दे रखे हैं, जो एक ही परमाणु से मिल करके बना हो, ऐसे जो पदार्थ होंगे, ऐसी जो वस्तुएं होंगी, वो क्या कहे जाएंगी, कहे जाएंगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम थोड़ा आगे, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, आइए शुद्ध पदार्थ लिख करके डैश लगाएंगे। ठीक है, शुद्ध पदार्थ में बर्फ, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा, ये जो आपको दिए गए हैं, इन सभी में ये सभी क्या हैं, शुद्ध पदार्थ हैं। बर्फ, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा। ठीक है, अब हम लोग 8 नंबर पे चलते हैं। 8 नंबर में क्या लिखा है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। अब यहाँ पे आपको दे रखा है मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला और सोडा जल। हम लोग जानते हैं कि मिश्रण कब बनता है, ठीक है, विलयन कब बनता है, जब उसमें जल की मात्रा हो या उसमें कोई तरल पदार्थ हो। तो मिट्टी में क्या होगा, अगर मिट्टी ऐसे ही रखा है तो उसमें तो कोई तरल पदार्थ होगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या उत्तर बन जाएगा, विलयन के रूप में आपको 2 चीज देखने को मिलेगा, एक समुद्री जल और सेकेंड में आपका सोडा जल। तो आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे समुद्री जल और सोडा। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर। 9 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। आपके सामने यहाँ पे दे रखा है नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन। अब टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो टिंडल प्रभाव अपने से लाइट को क्या करता है, मतलब उसको फैला देता है, वही टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। अब यहाँ पे टिंडल प्रभाव में दूध है, स्टार्च स्टार्च विलयन है, बाकी आपका नमक का घोल और कॉपर सल्फेट का विलयन ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करे, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे दूध और स्टार्च विलयन। अब आते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन पे, में कहा गया है कि निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। आपको यहाँ पे इतने सारे दिए गए हैं और इनमें से तत्व को छांटना है, यौगिक को छांटना है और मिश्रण को छांटना है। तो हमने 3 कैटेगरी बना दिया है यहाँ पे, एक तरफ तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब यहाँ पे देखेंगे इन सारे में, तो तत्व में क्या आएगा, सोडियम, चांदी, टीन, अगर यहाँ पे देखें तो ये आपका सोडियम रहा, फिर ये आपका चांदी रहा, ये आपका टीन रहा और ये आपका सिल्क है। अब यौगिक में आते हैं, यौगिक में क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड ढूंढेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट इस जगह पे है, तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा यौगिक। ठीक है, फिर उसके बाद मीथेन हो जाएगा, यहाँ पे देख लेंगे ये आपका मीथेन है। फिर उसके बाद साबुन है, साबुन ढूंढ लेंगे, यहाँ पे साबुन है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे। अब इसके बाद जो भी बच रहा है, जैसे मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, वायु, रक्त, ये सभी क्या है, मिश्रण है। क्यों, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व मिले होते हैं, इस वजह से मिश्रण हो गया। चीनी का घोल जिसमें नमक और पानी का परस्पर मिलाने के बाद तैयार हुआ। कोयला में कार्बन रहा और अन्य चीज भी है, उसमें गैस वगैरह भी है। वायु में आप जानबे करते हैं बहुत सारे गैसों का मिश्रण वायु होता है। रक्त जो है हम लोगों का इसमें भी है, जैसे कि इसमें हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन मिला है, फिर इसमें आयरन की मात्रा होती है जिसमें हम लोग लोहा भी करते हैं। तो ये सारे चीज इसमें मिले होते हैं, इस वजह से ये सारे के सारे क्या हैं। आप यहाँ पे तीन को अलग अलग अच्छे से कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे 11 नंबर, जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक है। यानी मुख्य रूप से हम लोगों को क्या देखना है, रासायनिक परिवर्तन को देखना है। तो आइए थोड़ा सा रासायनिक परिवर्तन के बारे में बता देते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें परमानेंट चेंजिंग आता है। क्या आता है, परमानेंट चेंजिंग आता है। तो ये नहीं कि आज है कल नहीं रहे, ऐसा नहीं है, उसमें परमानेंट चेंजिंग आएगा, ये रासायनिक परिवर्तन होगा। तो पौधे की वृद्धि परमानेंट है, ऐसा तो नहीं है कि पौधा बढ़ गया और फिर 2 दिन के बाद छोटा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, लोहा में जंग लग गया तो फिर आप इसको हटा नहीं सकते हैं, फिर ये आपका खराब हो जाएगा लोहा, ये रासायनिक परिवर्तन है। भले इसका बचाव कर सकते हैं लेकिन जो लग चुका है उसे आप ला नहीं सकते हैं। फिर उसी तरीके से खाना पकाना, जो आपने चावल दाल रोटी जो भी बना रखा है उससे पुनः आप कच्चा चीज यानी चावल दाल नहीं ला सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा।
भोजन का पचना, जो हम लोगों के शरीर में खाना खाते हैं वो पच जाता है, क्या उससे पुनः रोटी बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। फिर आपका मोमबत्ती का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो उम्मीद करते हैं सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिटेल तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर, अगले कंटेंट।